जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Chiva Saab. Thanks for the invitation. सुमित भाई, सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एट गोवा इन एससीओ। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया। लेकिन बाद में थोड़ी चीज़ें ख़राब हो गई। खैर उस पे बात करते हैं। जब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ थे और एससीओ की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो डॉक्टर जयशंकर भी अपना वो जैसे मेहमानों को ट्रीट करते हैं, ही वाज ट्रीटिंग वेरी गुड। और बिलावल भुट्टो ने उसकी बड़ी तारीफ़ भी की है। लेकिन ऑब्वियसली विद मीडिया ने जब सवाल शुरू हुए तो वहाँ पे काम ख़राब हो गया। खैर एनी हो, पहले जो बात करता हूँ आपसे वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि चाइना के साथ जो हमारे जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल नहीं है। और आप कैसे देखते हैं कि क्या बात हुई है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ? कोई आप समझते हैं कि एससीओ में 2 इम्पोर्टेंट मुल्क, जो कि ऑब्वियसली हम 3 इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, तीनों नेबर, तीनों न्यूक्लियर पावर्स, और इंडिया का जो मसला है वो इंडिया चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है। डू यू थिंक, आपको लगता है कि एससीओ का कोई अच्छा मुस्तकबिल हो सकता है जब इतनी हॉस्टिलिटी हो? एंड प्लस चाइना के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड पर्सपेक्टिव ऑन दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले बात करें चाइना की। चाइना चाहता है कि कारोबार बढ़े, चाइना चाहता है उनके यहाँ रोजगार बढ़े क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है। और चाइना चाहता है कि बॉर्डर पे चीज़ें चले, सलामी स्लाइसिंग चलते रहे, सब चलते रहे। चाइना वांट्स अस टू क्लोज वन आई। वैसे चाइनीज कल्चर में कहते हैं ऑल द सक्सेसफुल हाउसवाइफ्स आर वन आइड ब्लाइंड बिकॉज ऑफ चाइनीज हैबिट्स ऑफ वुमेनाइजिंग एंड गैम्बलिंग। तो चाइना को लगता है कि शायद दुनिया वैसी चलती है, एक आंख बंद कर ले और एक आंख चले। देखिए हिंदुस्तान तो वैसे चल नहीं सकता। पीछे उन्होंने बोला कि ऑल इज वेल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो हमने एक स्टेटमेंट दिया था ऑल इज इन द वेल, ऑल इज इन द वेल। तो देखिए हमारा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है। एससीओ, ट्रेड और जो म्यूचुअल हमारे में दिक्कतें, ये 3 अलग अलग चीजें। एससीओ में बिलावल भुट्टो आए थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंगांग साहब आए थे, जरदारी साहब आए। जो आदर सम्मान सत्कार होना चाहिए था वो हुआ। हमारे यहाँ कहा जाता अतिथि देव भव, मतलब जो अतिथि होता है वो भगवान का रूप होता है। वो आदर सम्मान सत्कार पूरा हो, उसमें कोई कमी नहीं हुई। ऐसे नहीं कि हमारे भाई आपस में मसले मसाइल है, मतलब उस चीज में कोई कमी होगी। वो बिलावल ने भी कहा और वो चीनियों ने भी कहा, आपने भी कहा, वो सही बात है। तो एज अ एससीओ काउंटर पार्ट फॉर्म नेबरिंग कंट्री, एससीओ मेंबर स्टेट, जो जैसे सबका आदर सम्मान हुआ वैसे उनका हुआ, तो वो सब हुआ। अब जो एससीओ का एजेंडा है चीमा साहब, एससीओ इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म। देखिए आज आप एससीओ को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि कहीं ना कहीं 45 to 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसमें है। 40 से 45% ग्लोबल ट्रेड भी इसमें कवर होता है। तो इट्स अ पावरफुल कॉर्पोरेशन। और पाकिस्तान के लिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आउट ऑफ दोस 8 power blocks in the world, Pakistan is only member of SCO. So it's SCO is a very important and strategic for Pakistan. हम तो पूरी 8 जगह है। अब अगर हम 3 चीजों को देखें, अगर हम पहले चाइना की बात करें, चाइना से हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है भाई। जो प्री गलवान पोजिशन थी 2.5 साल 3 साल पहले, आप अपनी फौज वहां ले जाए, हम अपनी फौज वहां ले जाए, बाकी चीजें चलती रहेगी। बाकी आपको अपनी मिलिट्री तैयारी बढ़ानी है, आप बढ़ाएं, हमें अपनी मिलिट्री तैयारी बढ़ानी है, हम बनाएंगे। तो जब तक फौजें अपनी जगह पीछे नहीं जाती तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो सकते। आप सोचते हैं कि भाई सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, आप ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो गई है। आप हमें कह रहे हैं कि आप एक बंद कर लो कि एलएसी पे जो हो रहा है वो कोई मसला नहीं है, ट्रेड बढ़ाओ, कॉमर्स बढ़ाओ और वो करो। बाकी जो एससीओ का एजेंडा, देखिए एससीओ में एक बड़ा एजेंडा था भाई काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा एजेंडा था एससीओ में। ये भी कहीं पहले बात हुई है कि भाई कि लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाए। कुछ पॉजिटिव एजेंडा भी है। एससीओ पावरफुल फोरम है, मैं फोरम के पावर को डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि इसमें रशिया भी आता है, राइट। तो अगर आप ये सब माने तो इट्स अ वेरी पावरफुल फोरम और उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे मसले मसाइल अपनी जगह है, एससीओ अपनी जगह है। और चाइना के साथ हमारी रिलेशन जब तक इतनी फौज इतनी कम दूरी पे तैनात है, कहीं कहीं तो एरियल डिस्टेंस इज अराउंड 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी एरियल डिस्टेंस पे फौजें तैनात हैं। काफी बड़ी संख्या में तादाद में फौजें तैनात है। इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। वी हैव कम्युनिकेटेड दैट टू चाइनीज। भाई या तो आप टेरिटोरियल एग्रेशन की बात करें, आप ट्रेड की बात करें,
या आप दोस्ती की बात करें, आप दुश्मनी की बात करें, ये चीज़ें उनको कम्युनिकेट की गई है। और अगर आप चाहते हो कि हम आँख बंद कर लें, नहीं जी एलआईसी पे सब ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है, नहीं भाई साहब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मसले मसाइल हैं। पर हाँ, आप भारत आएँगे आपको पूरा आदर सत्कार होगा। एससीओ का एजेंडा जो है हमारा, एक यूनिफाइड एजेंडा उसको चलाने की बात हो रही है। देखिए चीमा साहब 2-3 चीज़ें हुई है, जो हम सबको समझनी पड़ेगी। मैंने कल आपके नेशनल टीवी पे भी बोला था। पहली बात हुई है, परसों अमेरिका में एक और बैंक फेल हो गया। एक और बैंक जिसको फटाफट जेपी मॉर्गन ने टेक ओवर कर लिया। अमेरिका में 8 से ज्यादा बैंक फेल हो चुके हैं। अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है दैट हैज रीच 5.5%, 5.5%, विच इज हाईएस्ट। और यही 16 या 18 महीने पहले की बात करूं तो दिस वाज 0.5%। और मैं आपके चैनल पे और बाकी चैनलों पे कह रहा था फरवरी मार्च में डॉलर गिलेगा, अमेरिकन इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर अ ट्रबल। नाउ 31.4 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, नाउ दिस इज ऑफिशियली आउट, ये आपको पता है। 60 ट्रिलियन डॉलर छाप चुके हैं वो, 4 ट्रिलियन डॉलर और छापने की तैयारी में, डॉलराइजेशन इज हैपनिंग। हम कई फोरम्स में इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस लेवल पे अमेरिका का इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, ये खुद टेड क्रूज कहते हैं। 1897 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिससे जेपी मॉर्गन ने अमेरिका को बचाया था, तब भी ये जो इंटरेस्ट रेट था, जैसे ये इट वाज अराउंड 2 to 2.2%। अमेरिका की हिस्ट्री में इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट आप तक नहीं आया है। नाउ दिस इज रियली रिंगिंग द अलार्म बेल्स, बिकॉज द नंबर ऑफ व्हाट यू कॉल दिस illegal immigrants across the legal immigrants। तो मैंने आपको पहले भी बोला, जो cumulative debt है that has crossed the national savings। So there are a lot of red lines, there are a lot of red lines। Western dominance of the world is ending or is being challenged, is kind of shaking। तो अब ये जो नए पावर समीकरण है, इनमें हमें देखना पड़ेगा। अब हमें अपने म्यूचुअल चीजों को एक तरफ से देखना पड़ेगा और जो फोरम है उसके एजेंडा को अलग देखना पड़ेगा। बेहतर ये होता कि बिलावल साहब ये कश्मीर वश्मीर की बातें यहाँ ना करते, क्योंकि दिस इज नॉट अ फोरम फॉर बायलैटरल इश्यूज और बायलैटरल नेगोशिएशंस। ये हमने बात की थी। अगर उनका डॉक्टर जयशंकर के साथ बायलैटरल होता तो वहां ये सब चीजें होती तो वो अच्छा था, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं। चाइना का हमारे साथ बायलैटरल हुआ, हमारा रशिया के साथ बायलैटरल हुआ, आपका चाइना और आपका शायद रशिया के साथ हुआ, और आपका एक और कंट्री के साथ, मुझे नाम कजाकिस्तान है, किसी के साथ बायलैटरल हुआ। बायलैटरल में चीजें ठीक है, बट जो फोरम है, फोरम इज फॉर अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। चीमा साहब, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर और वाजे कर दूं, सर अमेरिकन इकोनॉमी इज वेरी फ्रेजाइल। क्योंकि एक चीज हम सब भूल रहे हैं अभी, जो कोई बात नहीं कर रहा, कहीं पे मीडिया में बात नहीं हो रही। सर जितना ट्रेजरी बॉन्ड चाइना के पास रखा है अमेरिका का, अगर इस हालत में अमेरिका चाइना बोल दे मैं ये ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा हूँ, या बेचने शुरू कर दे, या ये अनाउंस कर ले, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस विल नोज डाइव, लिटरली दे विल नोज डाइव, बिकॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन विद अमेरिकन इकोनॉमी राइट नाउ। तो और अभी देखा आपने, 2 दिन पहले क्रेमलिन पे हमला होता है, यूक्रेन कर देता है। अब ये ज़ेलेंस्की तो हिटलर से भी आगे चला गया, हिटलर ने भी क्रेमलिन पे हमला नहीं किया कभी। हिटलर ने भी कभी क्रेमलिन पे, इसने डायरेक्ट पुतिन के घर पे हमला कर दिया क्रेमलिन पे। तो ये 2-3 चीजें जो हो रही है, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग वेरी फास्ट, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। सो फॉर अस व्हाटएवर वी हैव प्रॉब्लम्स विद चाइना अलग तरफ, राइट, एससीओ अलग तरफ, अपने जो मिलिट्री इंटरेस्ट वगैरह, इनको तीनों को अलग अलग डायमेंशन में देखना पड़ेगा। और जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसके साथ हमें बहुत जल्दी अलाइन करना पड़ेगा सबको। When I mean sub, I mean everybody has to align to this world order because things are very tough। अगर अभी चाइना चाहे तो बहुत कुछ घुमा सकता दुनिया में। चाइना is in that power because of US treasury bonds to shake a lot of things। So we have to really not mix things and not mix agendas। That is what the sane diplomacy and that is what the sane policy formation जो अभी होनी चाहिए, that should be 3 dimensional। तीनों चीजों को अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग फोरम पे लेके आप चले। बिकॉज हमारी आपसे कुछ दिक्कतें हैं, या हमारी चाइना से दिक्कत इसलिए नहीं कि हम एससीओ नहीं करेंगे, हम एससीओ में नहीं मिलेंगे, हम एससीओ में शिरकत नहीं करेंगे, हम आदर सत्कार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एससीओ अपनी जगह, अपने डिफरेंसेस अपनी जगह है, अपना मिलिट्री प्रॉब्लम्स या ट्रेड प्रॉब्लम्स वो अपनी जगह, दे ऑल हैव टू बी हैंडल्ड एट डिफरेंट लेवल्स एट अ डिफरेंट फोरम्स। दैट इज माय टेक ऑन इट विज़-अ-वी चाइना। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमित भाई इंडिया चाइना के साथ तो आपका बड़ा मसला बॉर्डर है, तो बॉर्डर जो डिस्कस हुआ है
ठीक है, लेकिन जो एससीओ का एजेंडा है वो तो कॉमन सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। तो आप नहीं समझते कि जो बायलैटरल्स हैं वो भी मतलब डिस्कस आपने किए हैं? मतलब उससे पता चल रहा है कि बायलैटरल्स भी डिस्कस हुए हैं और अच्छे से हुए हैं। खैर एनी हाउ वो ऑब्वियसली हर मुल्क जो है वो अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट और इन चीज़ों को देख रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज़ तो अच्छी है कि बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि हम जो कश्मीर पे बात करेंगे वो यही है कि कश्मीर हम जो आज़ाद कश्मीर है वो लेंगे। आपको लगता है कि ये इंडिया की स्टेट पॉलिसी होगी? अमित शाह साहब भी ये बात कर चुके हैं, या कि आप समझते हैं कि डॉक्टर जयशंकर इज़ टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेंटिमेंट्स? क्योंकि हमें इस चीज़ का जो बात होती है वो तो यही होती है भई, इंडिया की फ़ौज बड़ी तगड़ी है, पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी तगड़ी है, 1 इंच ना ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। ना हम आपके वाले कश्मीर में 1 इंच घुस सकते हैं, ना आप हमारे कश्मीर में 1 इंच घुस सकते हैं। सो ये जो बातें होती हैं, ये आप क्या इसको कैसे, ये स्टेट पॉलिसी होगी कि हम वो कश्मीर लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान को एंगेज रखो भई? माज़ी में पाकिस्तान कहता है हमें कश्मीर चाहिए, तो आप उल्टा रेटरिक चला दो, नहीं हमें वो कश्मीर चाहिए जी, वो तो हमारा कश्मीर। सो ये जो अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह साहब या अभी जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं, सो ये पार्टी पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, या कि ये सिर्फ एक अवाम के सामने एक रेटरिक है? मतलब आपकी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें? देखिए चीमा साहब, अब आप बात करें अमित शाह साहब की तो वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। आप बात करें राजनाथ सिंह जी की, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। आप डॉक्टर जयशंकर साहब की बात करें तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसमें एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, 3-4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ होती है। अभी जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ के मिनिस्टर, वो अभी यूके गए थे, उन्होंने भी ये बात कही। कहीं न कहीं एक मोदी जी भी कह चुके हैं। तो ये कोई, देखिए अगर ये एक रेटोरिक होता या एक ऐसी चीज़ होती तो इतने सीनियर लेवल के मिनिस्टर इसको बोलते नहीं। मतलब नीचे कोई लीडर बोले, कोई राइट लेफ्ट बोले, कहीं कहीं जूनियर लेवल पे बात हो तो आप बोल सकते हो चलो भाई किसी इलेक्शन रैली में बोला जाए, तो बोलोगे ठीक है यार ये इलेक्शन रैली थी तो ये आपने जी वो बोल दिया कुछ। जब ये एक एससीओ जैसे इम्पोर्टेंट फोरम की प्रेस ब्रीफिंग्स में, यूके में, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ बड़े सीनियर मिनिस्टर बोले, तो ये एक, आप इसको मान सकते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट है। क्योंकि दिस इज नाउ स्टेटेड, दिस इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे लोग इस पे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, कोई छोटे मोटे लोग इस पे बयान नहीं दे रहे। क्योंकि चीमा साहब, पीओके इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ आवर पार्टीशन। बाकी आपकी फौज कितनी तेज है वो तो बाजवा साहब खुद ही उसका बयान कर चुके। पीछे बाजवा साहब का वो आया था कि जी टैंकों में तेल नहीं है, टैंक चलते नहीं है, जहाज उड़ते नहीं है, फ्रीगेटर बैठे हैं। मैं काफी दिनों से कह रहा था लोग मानते नहीं, तो बाजवा साहब कह रहे तो लोग मानते हैं। अच्छी बात है, मतलब चलिए बाजवा साहब जाते जाते कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। तो पर ये, या तो आप बोले कि बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, डीजीआईएसपी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से तो एक झूठ बोल रहा है। आप जो झूठ बोल रहे हैं आपको उसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट कंप्रोमाइज करना, आपको मतलब कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। पर मैंने ये देखा चीमा साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो अब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। अब वो जाने, वो आपका मसला है, हमें तो पता है हमें मिलिटरी क्या करना है। तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी चीमा साहब, दिस इज व्हाट वी स्टेट एंड दिस इज बीन टोल्ड केयरफुली। अब आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, इसका फैसला तो फ्यूचर में ही होगा, वक्त ही करेगा। मैं और आप इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। बट हाँ, गुड। जो हमें कहना था वो कह दिया, और ये किसी इलेक्शन रैली में नहीं कहा गया, मतलब कहीं पार्टी की इंटरनल मीटिंग में नहीं कहा गया। बहुत पावरफुल फोरम्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे बड़े और जिम्मेदार लोगों ने ये चीजें, सेम चीज बोली है, सेम चीज बोली है। तो it has a relevance and importance by the virtue of the people and the platforms where it is told. So I think the policy statement stands clear and explicit. जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, मैं देख रहा था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लाव्रोव साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इंडिया के बिलियंस ऑफ रुपीस आ गए हैं, जो कि हमारे इंडियन बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ लग रही इनका करना क्या है। क्योंकि ये जो रुपी रूबल ट्रेड थी, उन्होंने आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया है। उन्होंने कहा ये जो एज फार एज द रुपी जो है ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, बिकॉज हमने इतने बिलियंस ऑफ रुपी इंडियन बैंकों में अकाउंट कर लिए हैं, हमें इस पैसे को यूज़ करना है, लेकिन हम इस पैसे को किस करेंसी में ट्रांसफ़र करें तो इस्तेमाल करें। सो जी। ये जो क्वेश्चन है लाव्रोव साहब ने किया है,
और इसको आप कैसे देखते हैं? और मुझे जो समझ लगी है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया और रशिया ने अपनी जो ट्रेड है वो सस्पेंड कर दी है। सॉरी, ये जो बायलैटरल ट्रेड है वो रुपीस में इस पे जो नेगोशिएशंस हो रही थी वो सस्पेंड कर दी है। सो हाउ डू यू फाइंड, डोंट यू थिंक दिस इज अ सेटबैक? क्योंकि इंडिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने बेसिकली दे गॉट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन द बिगेस्ट पार्टनर जिसके साथ अभी रिसेंटली आपने एक साल में 36-40 अरब डॉलर का तो तेल लिया है, इनसे बायलैटरल ट्रेड थी, वो दे हैव वो तो परेशान होकर बैठे हुए हैं कि हम आपके पैसे का क्या करें जब हम इसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर सके। ही सेड इट टुडे। देखिए चीमा साहब, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि ये जो अभी जो नंबर ऑफ कंट्रीज हो गई वो हो गई 21, बिकॉज अर्जेंटीना वाज अ 21st कंट्री। 72 आर इंटरेस्टेड, बाकियों से बातें चल रही। और अब अभी आपने ये देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ FTA, पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया था 4 दिन पहले, इट इज़ ऑलमोस्ट डन, और उसमें भी रुपी ट्रेडिंग होगी। और अफ्रीका के लगभग लगभग 30 मुल्क तैयार हैं रुपी ट्रेडिंग के लिए, और आपकी GCC कंट्रीज जो FTA करना चाहती है वो रुपी ट्रेडिंग में होगा। तो बहुत जल्दी ये 50 मुल्क में आ जाएगा। 50 मुल्क जानते हैं आप, क्रॉस करते ही या होते 40, इट विल कम अप इनटू IMF किटी, सो इट विल बी अ रिजर्व करेंसी फॉर एवरीबॉडी। अब जो रशिया के साथ जो क्वांटम ऑफ ट्रेड है वो काफी बड़ा, बिकॉज ऑफ द ऑयल परचेजेस, यू आर राइट, बिकॉज ऑफ द ऑयल परचेज द क्वांटम ऑफ ट्रेड काफी बड़ा है। अब ये जो रुपी, अगर अभी रुपी रूबल या रुपी लोकल करेंसी ट्रेड, रुपी ट्रेडिंग की बात करें चीमा साहब, इसकी शुरुआत होती है 13 जुलाई 1922 से। मतलब आज से करीब 8-9 महीने पहले, जब RBI का एक सर्कुलर आया था, यस वी कैन सेटल एक्सपोर्ट पेमेंट्स इन रुपीस। तब मैंने आपसे आपके किसी चैनल पे इस पे बात की थी। इट्स अ गेम चेंजिंग मतलब पहले हम ये अलाउ नहीं करते थे। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। अब ये जो ब्रिक्स में भी एक मैकेनिज्म है लोकल करेंसी की ट्रेडिंग का, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वी कैन यूज दैट मैकेनिज्म। दूसरी बात है कि ये जो चीजें हैं वी हैव टू आयरन दम आउट, कि कैसे करना है, क्या करना है। ट्रेडिंग काम रुका नहीं है, बट देयर सेट कि हमारे पास रुपया बहुत आ गया। अब चीमा साहब, दो चीजें हो सकती है। एक तो दे कैन यूज दिस रुपीज टू बाई फ्रॉम अस। बाकी जो 21 कंट्रियों में जहां रुपया चलने लगा, जहाँ कतर है और भी कंट्रियां हैं, तो वहां पे भी they can use this rupees to buy things, because उनके साथ भी रुपया ट्रेडिंग does not only mean that you have to do। अगर केवल इंडिया और रशिया का होता तब तो भाई आप मुझसे लोगे, मैं आपसे लूंगा। भाई बाकी 21 कंट्रियों के साथ भी तो मेरे एग्रीमेंट है। यू कैन यूज दीज रुपीज टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज कंट्रीज एज वेल। और इस साल अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो $770 बिलियन था, दिस ईयर वी विल बी टचिंग अराउंड आई थिंक $930 to $990 बिलियन। ये मेरा अंदाजा, उसके आसपास का नंबर आएगा। टू अर्ली टू कंटेम्पलेट, बट दैट इज माय टेक ऑन दिस। तो चीमा साहब, देयर आर एवेन्यूज, देयर आर सम टीथिंग प्रॉब्लम्स, देयर आर सम बर्थ पैंग्स। जब कोई नया सिस्टम बनता है उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स, बर्थ पैंग्स होती है, बट दे हैव टू बी रिजॉल्व्ड, दे हैव टू बी वर्कड आउट, एंड दे आर बीइंग वर्कड आउट। हाँ, क्वांटम ऑफ ट्रेड विद रशिया इज इंक्रीज, आई एग्री विद यू, फंडामेंटली बिकॉज ऑफ ऑयल। नहीं तो इतना हमारा बिजनेस रशिया के साथ नहीं होता। और अब जैसे जैसे मान लीजिए ये कल को यूरोपियन यूनियन के साथ ये बात FTA हो जाता है, तो तब तो 30 कंट्री आपके साथ खुल गई। अब ये अफ्रीकन यूनियन के साथ होता तो तब और 30 कंट्रियां खुल गई। अब GCC के साथ होता 7 कंट्रियां वहां खुल जाती। तो जैसे जैसे हमारे FTA साइन होते रहेंगे, तो रुपी की जो नीड है, जो जरूरत है, और जो डिमांड, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी है, दैट विल इंक्रीज एट अ वेरी हाई क्वांटम, पेस एंड लेवल। So these kind of issues will not happen, because you are right, there is a काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हुआ, जो यूजुअली एक कंट्री के साथ इतना ज्यादा नहीं होता। और इसकी इसकी मतलब ये दीज थिंग्स विल काइंड ऑफ, अगर जो नॉर्मल ट्रेड होता तो उसमें इतना नहीं होता, बट दीज थिंग्स विल आयरन आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वी हैव अ मैकेनिज्म टू आयरन देम आउट, एंड दैट विल बी डन। सुमित भाई, आप अक्सर डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। सो डोंट यू थिंक ये धचका है डी डॉलराइजेशन को? कि मतलब फॉर एग्जांपल, ये मैं देखिए, ये तो एक मुल्क के साथ आपका इशू है ना। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता और चलते जाएंगे फॉर एग्जांपल, और बड़े मुल्क का जो है वो रिजर्वेशन शो करना, ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस, इससे पता चलेगा भाई क्या है। सो आपको क्या लगता है इसमें कि ये डी डॉलराइजेशन इतनी आसान काम नहीं है जितना कहा जा रहा है? हो रही है बिकॉज अगर फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव कह रहा है मेरे पास बिलियंस ऑफ रुपीस है, मैं क्या करूं इनका, तो इस चैलेंज डी डॉलराइजेशन इतनी तेजी से नहीं हो सकती जितनी तेजी हम समझ रहे हैं। देखिए चीमा साहब, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा आपने, कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। देखिए, दो चीजों में, तीन फेजों में देखना पड़ेगा। फेज नंबर 1, डे डॉलराइजेशन इज हैपनिंग, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी बिलीव इट और नॉट, वी एग्री टू इट और नॉट, इट इज हैपनिंग।
मैं आपको 2 एग्जांपल दे दूं। अब ब्रिक्स की कंट्री, ब्रिक्स में 19 कंट्री ज्वाइन कर रही है। ब्रिक्स इज टॉकिंग ऑफ अ लोकल करेंसी, क्योंकि ब्रिक्स में बैंक है, एससीओ में बैंक नहीं है। एक फर्क है यहाँ पे। दूसरी बात, अभी ईरान और चाइना में भी आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू हो गया है, राइट? तो दैट इज अगेन अ इम्पोर्टेंट शिफ्ट। ईरान काफी तेल देता चाइना को, या देगा आने वाले टाइम में। जीसीसी होगा तो सऊदीज विल डील विद अस इन रुपीज। यूरोपियन यूनियन का एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वहाँ 30 मुल्क आते हैं एंड यूरोपियन यूनियन इज अ पावर ब्लॉक। फिर अफ्रीकन नेशंस का एफटीए होगा तो वहाँ 30 एक मुल्क और जुड़ जाएंगे। तो जब ये 60-70 मुल्क हो जाएंगे तो रुपया जो है, रुपया केवल आपको इंडिया के साथ तब नहीं करना, यू कैन ऑल्सो डील इन रुपीज विद दीज कंट्रीज। जैसे रशिया को रॉ मटेरियल खरीदना है, रशिया को भाई आटा खरीदना है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, रशिया डजंट नीड आटा, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ। दे नीड रॉ मटेरियल्स, दे नीड व्हाटएवर एक्स वाई जेड, दे कैन प्रोक्योर फ्रॉम अफ्रीका, दे कैन प्रोक्योर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। बिकॉज इट इज अ फेज जहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, बिकॉज इट इज एक्सपैंडिंग। अनदर ईयू एफटीए एंड द अफ्रीकन यूनियन वाला जो होगा, जीसीसी वाला एफटीए, 2-3 ये होते ही तो ये जो कंट्रीज का गैमेट है, ये 60-70-80-90 जो भी हो जाएगा, then you can use this rupee with all these countries. And third problem is with जो रशिया के साथ है चीमा साहब, वो ये है कि बिकॉज ऑफ ऑयल इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा वहां चला गया, क्योंकि इतने बड़े ऑयल परचेजेस हुए हैं। यूजुअली कंट्रीज के साथ जो आपका ट्रेड होता है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना ज्यादा नहीं होता। तो मतलब जो म्यूचुअल ट्रेड होता है थोड़ा, या इट इज सरप्लस और इट इज देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, बट इतना ज्यादा नहीं होता। But this is a process because which is new and which is being worked out, or which will settle in due course of time, with more FTAs coming in place, with more rupee trading increase, and these countries can also use rupee to trade between themselves. What stops them from using rupee to trade between themselves? So this is what is the future going to be. Yes, I agree, the dollarization is not an easy process, because not of technicalities, because of a lot of political issues. देखिए, de-dollarization अमेरिका का मैंने आपको इसीलिए पहले पॉइंट बताए, कुछ 2-4 पॉइंट, दिस वाज नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन, बट दे वर फैक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो आई थॉट कि मेरे को ये जरूर कवर करनी चाहिए कि परिस्थिति क्या है। चीमा साहब, 1897 के बाद 5.5% का इन्फ्लेशन अमेरिका ने नहीं देखा, तब भी 2.2 था। इतना बड़ा इन्फ्लेशन, जिसे फेड रेट वो कहते हैं, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट, सॉरी नॉट इन्फ्लेशन, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने नहीं देखा। यू नो, मैं चीमा साहब आपको एक और चीज बोलूं, स्लाइटली डाइवर्टिंग। आप आज 2 चीजें देखिए, आप बड़ी से बड़ी अमेरिकन कंपनियों का बैलेंस शीट जितनी जिन एमएनसी से स्टडी करें। मैं काफी चैनलों पर लोगों को ये वार्निंग दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर पीपल, बट आई एम वार्निंग। चीमा साहब, जो पैट आता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2%, 1.5%, 2.5%, ये काफी कंपनियों का है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 0.5%, 0.3%, 0.2%, जो आपके और मेरे मुल्क में नहीं होता। ठीक है, तो काफी बिजनेस वहां इसलिए चलते बिकॉज नोट हम छापते हैं, रिजर्व करेंसी हमारी है, हमें पैसा अंधा मिल जाता है, मतलब मिट्टी के दाम मिल जाता है। 1.5-2% पे भी हम जो धंधा चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं बिकॉज कैपिटल इज अवेलेबल, कैपिटल इज चीप। Now, when the interest rates will start climbing up, you will see a lot of big American businesses can get unviable. बहुत जल्दी, I am studying, मैं आप आजकल स्टडी कर रहा हूँ, lot of American businesses have started moving to Mexico, जो पुराने, and lot of them are moving, trying to move out of America because of these things. तो अभी मेरे पास इसका पूरा डाटा नहीं, मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, जब होगा हम इस पर बात करेंगे। तो चीमा साहब, अभी आप एक और चीज देखिए, आप दुनिया में एक और चीज देखिए, दुनिया भर में रिट्रेंचमेंट्स हो रही है, लोग कंपनियों में से लोगों को निकाल रहे, आप देख रहे होंगे। 90% खबर अमेरिकन कंपनी ही क्यों आती है? वाई आर ओनली अमेरिकन कंपनीज रिट्रेंचिंग? हमारे यहाँ की इंडियन कंपनी से आपने एक रिट्रेंचमेंट सुना नहीं? इवन इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन अमेरिका, यूएस, यूके, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट रिट्रेंचिंग। अमेरिकन ही क्यों रिट्रेंच करे? जब मैंने एक बार आपके शो या आपके किसी कंपटीटर के शो पे बोला था कि गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, मुझे एक भाई ने गूगल का बैलेंस शीट डीएम किया था, बोला सुमित भाई ये क्या बोल रहे हो, ये गूगल का बैलेंस शीट है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, 6 महीने वेट करें, आप देखेंगे गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा। फेसबुक के जो किले माने जाते थे, ये तो इनको तो जी कोई टेंशन ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, ये हो। अब मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, जो नेम्स है सबको पता है, एंड देयर आर फ्यू मोर नेम्स व्हिच आर गोइंग टू हिट। तो चीमा साहब, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट दिस पैट, लॉट ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस विल बिकम अनवाइबल। और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है ये। आप ये चीज आज मेरी नोट करें, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ डूम्स एम्बेसडर,
बट आप देखेंगे अमेरिकन कंपनियां रिटर्न इसलिए कर रही बिकॉज पैट इज वेरी लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज 0, अब ये 5.5% पे lot of American businesses are not sustainable, sir. And I have been in the chair where you take these decisions. So I understand कि this is how the dynamics works. तो आप देखिए ना आज इतनी हजारों लोगों की रिट्रेंचमेंट क्यों करनी पड़ रही है? आप तो कह रहे हैं हम $1 ट्रिलियन कंपनियां है, हम तो जी दुनिया में नंबर 1 है, हमारी सड्डी मोनोपोली है जी, असी तो जी दुनिया के बादशाह हैं। तो तुम्हारा इतनी हालत पतली क्यों हो रही? बिकॉज इफ यू डू RCA, यू डू अ रूट कॉज एनालिसिस, you will find this is the root. So दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही. We don't know how Putin is going to retaliate to this attack on Kremlin. We don't know how he is going to retaliate. तो is Putin being coaxed to retaliate? आप पुतिन को क्या पुश कर रहे हो रिटेलिएट करने के लिए? क्या कर रहे हो? यह अमेरिका की इकोनॉमी की हालत है, जर्मनी की आप हालत देखिए, यूके का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, एंड मतलब हॉरिफाइंग. एंड आई वांट टू शेयर वन इंटरेस्टिंग डाटा विद यू. आपको पता है हमारे यहाँ डिवोर्स रेट 1% है जी मसा. मैं अमेरिका का देख रहा था कितना है, 45%, चाइना 44%, और एक कंट्री है पोर्चुगल 94%. मतलब I mean there are amazing data, there is amazing number, and when you start correlating all, lot of things start getting clarified. ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत जल्दी हो रहा है. And I think मेरे coming back to our discussion, मुझे नहीं लगता था it was in the interest of Pakistan and in a perfect sane diplomacy, मिस्टर जरदारी को ये कश्मीर का इशू SCO में नहीं उठाना चाहिए था. अगर बायलैटरल होता तब आप ये इशू उठाते, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, आप बात करें, कोई मतलब बायलैटरल नहीं था, फोरम पे ये इशू नहीं उठाना चाहिए थे. बट अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता के इंटरेस्ट क्या है, हाउ एन SCO could be encashed for that, that should have been the agenda, not Kashmir, because this was not the forum, this was not the platform. But you know, in Pakistan you have to मेरा ख्याल है इसमें सुमित भाई, ना तो डॉक्टर जयशंकर ने मल्टीलैटरल सेटिंग में ये बात की, पाकिस्तान के हवाले टारगेट किया, और ना बिलावल ने इंडिया को मल्टीलैटरल सेटिंग जहां बैठे हुए थे टारगेट किया. जब वहां से निकल गए, मीडिया में आजाद हैं, जो मर्जी बात करें. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. ये कश्मीर वाली बात मल्टीलैटरल पे वो जो नहीं तो नहीं, नाम नहीं लिया, मतलब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की बात हुई है. इस कश्मीर का वर्ड नहीं कहा, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, और इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और वो जारी बात है वो पाकिस्तान को रेफर कर रहे हैं. सो मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों ने नाम नहीं लिया, देर शोड रिस्पेक्ट, बिलावल साहब एंड जयशंकर साहब ने. लेकिन जब वहां से निकले, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, तो फिर जारी बात है जो मर्जी बोलें. अब डॉक्टर जयशंकर ने भी बड़ी टफ स्टेटमेंट्स दी हैं. बिलावल जो इंटरव्यू मेरे ख्याल है राजदीप साहब को उन्होंने दिया, तो इस साइड दिस है. बिलावल तो निकल गए, अभी मैंने उनका वीडियो देखा था, ही इज लीविंग, और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में आके अब मैं आई विल डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ब्रीफ. मेरा ख्याल है वो मेरा अपना ये मानना है कि आई वाज ऑन वन ऑफ योर अदर चैनल्स यस्टरडे, मैंने कहा नाउ इट विल बी अ टेस्ट कि विल मिस्टर जरदारी प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और द इंटरेस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. इंटरेस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है कश्मीर का नाम लो, इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है अभी यहाँ से कश्मीर को दूर रखो. एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, कोई ऐसी बात नहीं. You summed it all. I don't need to say anything. वो भी पाकिस्तान की है, कोई बात नहीं, उनका भी इंटरेस्ट वॉच करना चाहिए, वो भी हमारे. मतलब चीमा साहब, for a change we are on the same page. Thank you very much, Sumit bhai. It's always pleasure talking to you and sharing thoughts with you and learning from you as well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.